गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं एग्जाम बहुत करीब हो गए और आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए आप बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। बार बार हमें पता चल रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है इन पुराने चैप्टर्स में जो आप 2024 में पढ़ के आए हैं। इन चैप्टर्स में होने वाली कुछ खास बातों के बारे में आज की क्लास में बातचीत करेंगे। यानी कि ये चैप्टर आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में। तो जरा गौर करिएगा और देखिएगा इस चैप्टर में कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर के अंतर्गत इस पहले पेज से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। दूसरे पेज पे आइए। दूसरे पेज पर बेटा जी ये देखिए, दूसरे पेज पे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। तीसरे पेज पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर टैक्सोल का क्वेश्चन है। टैक्सोल और हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री से पहला क्वेश्चन आएगा। देखिए सिस्प्लेटिन और टैक्सोल ये दो दवाइयों के नाम आप याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपसे कहा गया ये जो ड्रग्स वाला पोर्शन है कि केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा सिस्प्लेटिन और टैक्सोल ये जो दो ड्रग्स हैं जो कैंसर थेरेपी में यूज होती हैं और AZT ये एड्स पेशेंट के ट्रीटमेंट में यूज होती है, उसके हेल्पफुल होती है उसके लिए। तो AZT एड्स के लिए एक ड्रग का नाम है और सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कैंसर ट्रीटमेंट कैंसर थेरेपी में उपयोग होने वाली दवाइयां हैं। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें से कोई हर साल आता है। नेचर ऑफ मैटर में अब मैटर, मास, वेट, ये सब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनकी संभावनाएं भी कम है एग्जाम में आने की। बहरहाल एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, फेज ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन बन सकता है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, जो आप फ्रीजिंग, मेल्टिंग, सब्लिमेशन, सॉलिडिफिकेशन, डिपोजिशन, ये जो आपने पढ़ा है वो कंडेंसेशन, ये आपके यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, सब आपको मालूम है, इससे क्वेश्चन नहीं आते। एलिमेंट, कंपाउंड, ये सब तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई। और एक कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस होता था, 9th क्लास में आता था, लेकिन अभी वो क्वेश्चन नहीं आएगा फिलहाल। यानी कि उसकी अब संभावनाएं खत्म हो गई हैं। वो 9th में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था, बहुत पूछा जाता था। फिर ये इंग्लिश सिस्टम में आपको SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताया गया। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी हैं जो शुरुआती दौर में जिसके बारे में हम बात करते थे। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ये यूनिट्स हो गई। तो थोड़ा सा एक सरसरी नज़र से आप इन्हें जरूर देखिए। इस चार्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये कन्वर्जन आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि मान के चलिए ये पिकोमीटर से आप लगा करके गीगा तक याद कर लीजिए कि कन्वर्जन अगर आपको याद होगा तो कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, वॉल्यूम से क्वेश्चन बन सकता है। एनालिटिकल बैलेंस के बारे में आप जानते हैं। ये जो रिलेशन दिया गया, ये रिलेशन याद रखें। 1 लीटर में 1000 ml है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब वाला, ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आप टेम्परेचर का ये रिलेशन दिया गया है। टेम्परेचर के इस रिलेशन से बहुत कोई खास मतलब नहीं है। डेंसिटी की CGS SI यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। डेंसिटी का क्वेश्चन आ सकता है लेकिन कम चांसेस हैं। उसके बाद अनसर्टेनिटी, हाँ, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन से आपने देखा होगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन रहे थे, तो साइंटिफिक नोटेशन भी अच्छा टॉपिक है, आप इसको जरूर पढ़िए। इसका अप्लीकेशन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा होगा या दिया मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको जोड़ घटाने या ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, ये सिग्निफिकेंट फिगर आपके लिए होगा बड़ा खास। पहला तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर किसे कहते हैं। मीनिंगफुल डिजिट्स की बात हम करते हैं, और सिग्निफिकेंट यानी जिसका सिग्निफिकेंस हो, जिसका कोई मतलब हो। ये सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करने के लिए भी या शॉर्ट नोट लिखने की भी आ सकता है, लेकिन उसकी संभावनाएं 10% है। सिग्निफिकेंट फिगर में ये जो 5 प्रॉपर्टी पढ़ाई गई हैं, इन्हीं 5 प्रॉपर्टी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपसे नंबर ऑफ जीरोज इतने हैं, 2 नॉन जीरो के बीच में कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे 2-3 आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा और उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालने को आ सकता है। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। अगर आप करेंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस से कोई बहुत चांसेस कम है क्वेश्चन के। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, अब देखिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हो सकता है किसी का आपसे
स्टेटमेंट पूछ लिया जाए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, बस उससे ज़्यादा नहीं आएगा कुछ इसमें। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स और ड्रॉबैक्स आपकी जुबान पर होने चाहिए। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 9 का 3rd चैप्टर भी इसी पर आधारित था, तो ये पोर्शन आपको तैयार हो कि आइसोटोप क्या है, एएमयू क्या है, ठीक है, यू क्या है, यू एएमयू में रिलेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, दोनों एक ही है। पहले हम कहते हैं कि यूनिफाइड मास यू लिखते थे, बाद में एएमयू लिखते हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा बात होगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए, किसी का मास आपसे कैलकुलेट करवाया जा सकता है। एवरेज एटॉमिक मास का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी करके रखिए, एवरेज एटॉमिक मास आपके लिए होगा खास, क्योंकि एग्जाम में इससे आ सकता है सवाल, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला मास तो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए है, उसमें कोई इतना सोचने का बात नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, ये सारे टॉपिक्स अच्छे हैं, लेकिन वो सब आप कर लेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन, ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन में जैसे आपको H2O का निकालना है, तो आप हाइड्रोजन को मास को ऊपर लेते हो, ओवरऑल मास नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसका परसेंट कितना है वाटर में ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, तो 16/18 कर दोगे। वो हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, तो हाइड्रोजन 2 एटम है, तो एक एटम का मास 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल 18 है। तो आप इस तरह से किस एटम का कितना परसेंट है ये आप निकाल सकते हो। तो परसेंटेज कंपोजिशन से एक न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं रहती हैं, तो आप थोड़ा सा इसको तैयार करके रखिएगा। परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चन उधर दिए भी गए हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पोर्शन आपको समझाया गया कि यहाँ पर। हाँ, दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में तय है, हर साल पूछा जाता है, तो 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो रिलेशन है, ठीक है, वो आप तैयार रखिए, और तैयार रखने के साथ साथ एम्पिरिकल फार्मूला किसी का कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप लगा करके आप अपने आप को स्ट्रांग बना लीजिए, क्योंकि इससे आने वाला सवाल आपका छूटे ना, ये ध्यान रखिएगा। स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इस पर भी जो न्यूमेरिकल आपके बुक में है उसकी संभावना है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो रिएक्शन की लिमिट को डिफाइन करता है, तो यहाँ पर डिफाइन करने को लिमिटिंग रिएजेंट आ सकता है, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस थे उसको आप तैयार करके रखिएगा, क्योंकि स्टैक्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, परसेंटेज कंपोजिशन पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन आ सकती है। उसके बाद आते हैं रिएक्शन इन सॉल्यूशन, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर मोल, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन आदि पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका स्टैक्योमेट्री का 1.3 और 1.4, 2 क्वेश्चन तैयार करिए, आपकी गाड़ी चल जाएगी, ठीक है। इधर से मास परसेंट, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये जो पोर्शन है यहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। यानी कि अगर इस चैप्टर में हम आपको बताएं तो 2 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन तय ही है, 3 टॉपिक कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जहां पर मोल, मोलरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये भी टॉपिक एक ऐसा है जहां से क्वेश्चन तय है। और दूसरा आपसे जो क्वेश्चन तय है वो है स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, एम्पिरिकल फार्मूला और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज कंपोजिशन, ये लास्ट के कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस के बनने की संभावना पूरी की पूरी है। तो आप ये 2-3 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लीजिए, इससे आपका उद्धार हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो कोशिश रखें कि ये लापरवाही ना हो। ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, यानी एग्जाम होगा तो लगभग आप मान के चलिए 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन तो तय है। अगर टीचर आप कह सकते हो 60 का रेशियो भी लेगा ना इस चैप्टर से, तो भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके आराम से फंस जाएंगे।
तो आप इस चैप्टर को ज़रूर अच्छे से तैयार करिए, ये आपके लिए अच्छा है। और ये जो लास्ट के 4-5 टॉपिक हमने बताया, वैसे तो ये हम बहुत शॉर्ट में आपको बता दिए हैं, इसलिए शॉर्ट में बता दिए क्योंकि आप इस चैप्टर में बहुत समय नहीं अपना लॉस करिए। इस चैप्टर में केवल वही पढ़िए जो आपको बताया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, शॉर्ट नोट्स की संभावनाएं कम है। सिग्निफिकेंट फिगर से एक क्वेश्चन बनता तो है, लेकिन बहुत हम उस पर चांस नहीं ले सकते। इसलिए जो भी अभी तक हमने आपको टॉपिक इस चैप्टर में बताए हैं, उन सभी टॉपिक्स पर आप काम करिए, अच्छे से तैयार करिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर लेंगे, 4-5 नंबर यहाँ से आप बटोर सकते हैं। और रही बात तो 2-3 चैप्टर और हमने बता ही दिया है। बाकी आपको एक जानकारी के लिए बात बता दें कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल में अभी समस्या लग रही है, पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। इस चैप्टर की भी यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख करके, अगर आपको चैप्टर नहीं तैयार है तो इसको तैयार कर लीजिए। आपके इस चैनल पर चैप्टर 1, चैप्टर 3 यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और उसके बाद पीरियोडिक टेबल, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, रिडॉक्स रिएक्शन, लगभग 50 to 60% चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जरूर देखें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नई क्लास में नए चैप्टर के साथ। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, टुडे क्लास ओवर, थैंक यू।